साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। अभी तक अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का मामला सुलझ नहीं पाया और दिशा सालियान के मामले ने तूल पकड़ लिया। 8 जून 2020 को ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश को चौंका दिया? कौन थी दिशा सालियान? इसकी हत्या हुई थी या फिर इसने आत्महत्या की थी? और इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत की क्या कड़ी है? इन सब बातों के जवाब आपको मिलेंगे इस रिपोर्ट में। देखिए पूरी रिपोर्ट। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लगभग 5 साल हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर अब ये मामला गर्मा गया है और दिशा सालियान के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है, जहां उन्होंने दिशा की मौत की नए सिरे से जांच की मांग की है। इसके लिए उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। एक पिता जिसकी बेटे की मौत हो चुकी है और वो पिता बस अपनी बेटी को न्याय दिलाने की हर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिशा के पिता को उम्मीद है उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, उसकी हत्या हुई है। लेकिन क्यों एक मुस्कुराती लड़की की हत्या कर दी गई, उसे मार दिया गया? अच्छे खेलते परिवार की खुशी को उनसे हमेशा के लिए दूर कर दिया गया। दिशा सालियान जिसकी हत्या के बाद सियासत भी गर्मा गई, सवाल जवाब के दौर शुरू हो गए। इतना ही नहीं, दिशा सालियान के पिता ने भी याचिका में शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया है। आरोप लगाया गया है कि दिशा के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। दरअसल 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके की 14 मंजिल से गिरकर दिशा की मौत हो गई। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था। उस समय दिशा के पिता ने जांच को संतोषजनक माना था, लेकिन अब फिर से कुछ सबूतों ने इस मामले को गरमा दिया है और सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दिशा सालियान के केस से पर्दा उठाने के लिए जहां उनके पिता हर प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत के पिता को भी अपने बेटे के इंसाफ मिलने की उम्मीद जगने लगी है। सुशांत सिंह के पिता ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार बदली है और सीएम जो कुछ भी करेंगे वो सही करेंगे। अपने अपने बच्चों को खोने का दर्द सिर्फ और सिर्फ वही माँ बाप समझ सकते हैं, लेकिन उन माता पिता के उन बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा देश एक साथ है। पहले तो सालियान के पिताजी बोले थे कि हम नहीं कोई जानते हैं, सुसाइड ही होगा। बाद में किस विषय पर वो रिसर्च किए कि ये सुसाइड नहीं हत्या, ये तो हम नहीं जानते हैं। तो अब सही है कि गलत है ये हम कैसे बतावें। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन होगा, क्योंकि दिशा की मौत फिर 5 दिन बाद सुशांत की मौत। इस पर तो हम कुछ नहीं कहेंगे, कि जो जानते नहीं है उसके बारे में क्या बताया जाए। इन कोर्ट में भी उनके जो एडवोकेट है उनके तरफ से कोर्ट में पक्ष रखा है। वो जो भी इंक्वायरी किए हैं, जो भी चीज को एकत्रित किए हैं, वो किस सोच से किए हैं, क्या किए हैं, ये सब तो हम नहीं जानते हैं। जो किए हैं वो ठीक किए। अभी चाहते हैं और अगर इस तरह से जो हुआ है वो निष्कर्ष तो कम से कम निकलेगा कि आखिर वो सुसाइड था या हत्या था। और इसमें सुशांत का भी केस निकल साफ हो जाएगा कि आखिर इसमें क्या हुआ था। हाँ, क्योंकि 5 साल हो गए, अभी तक कोई फाइनल डिसीजन इसमें नहीं है। अब उम्मीद है कि सरकार बदली है, पहले की सरकार में इस सरकार में बहुत फर्क है। हमको अभी जो वर्तमान में सीएम हैं उन पर बहुत उम्मीद है। वो जो कुछ भी करेंगे अपने स्तर पर वो सही करेंगे और जल्द करेंगे। हाँ, वो जल्द करेंगे। तो महाराष्ट्र में भी आज इस मामले पर पूरी बहस छिड़ी हुई है कि सुशांत को और दिशा को अभी तक न्याय नहीं मिला है। हाँ, ये सब तो पहले से होना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं थी इनकी।
अब जब आया और ये प्रश्न उठा है तो ध्यान जरूर देंगे। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी अपने से इंटरेस्ट लेकर के इसको सही रूप देंगे और क्या हुआ इसका सही में वो निकालेंगे, खोजेंगे कि ये सुसाइड था या फिर हत्या थी। क्योंकि नई याचिका डाली गई है, इसमें कुछ भी हो सकता है, नया मोड़ एक लेगा। नहीं तो जो कांड घटा होगा वही चीज ना आएगा, चाहे वो सुसाइड का हो या हत्या का हो। तो ये तो उस पर जितने भी काम होंगे उसको सही में खंगाला जाएगा तो वो सही चीज तो निकलेगा ही। तो एक आखिरी सवाल सर, आदित्य ठाकरे से इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि दिशा सालियान के पिता ने भी मांग अब किस संदेह पर उसका नाम लिया जा रहा है ये तो हम नहीं जानते हैं। भी accused। तो जब इंक्वायरी होगी तब स्पष्ट होगा कि बात क्या है। हम किसी के बारे में कैसे कह दें कि वो इसमें इन्वॉल्व था नहीं था। ये तो इंक्वायरी की चीज है, इंक्वायरी करने के बाद अगर निकलेगा तो उनको सजा मिलनी चाहिए और क्या। आपको न्यायालय से उम्मीद है कि किसी भी आज भी? हाँ, ये जो आगे बढ़ा है इससे तो हमको खुशी हो रही है कि चलो कम से कम न्याय तो मिलेगा, जान तो सकेंगे कि आखिर बात क्या हुई थी। कई लोग कह रहे हैं कि ये चुनावी एजेंडा है, आप क्या कहेंगे, आप पिता है? नहीं, इसमें चुनावी एजेंडा का कहाँ सवाल उठता है। अरे जो घटना घटा है उसका इंक्वायरी हो रहा है तो चुनावी मुद्दा कैसे हो गया। पॉलिटिशियन लोग तो अपने हिसाब से अपनी बात रखते हैं, उन लोगों की बात क्या करना है। वैसे नेताओं को आपकी क्या नसीहत रहेगी जो इस तरह का बयान दे रहे हैं? नसीहत नेता लोग को तो यही करना चाहिए कि जो घटना हुई है उस घटना का सच्चाई निकाले, न कि इस पर पॉलिटिक्स करें कि हमारी सरकार फिर कैसे बन जाए। ये सब गलत चीज। जब उनका मौत हुआ, मौत मतलब मर्डर, तो उनके मर्डर के समय इस यहाँ पर गवर्नमेंट थी उद्धव ठाकरे की, तो उन्होंने, आरोपी था उनका बेटा आदित्य ठाकरे, तो उन्होंने उनकी जो पुलिस अधिकारी थे करप्ट, उन्होंने सब केस को कवर अप किया। 2.5 साल तक उनके सरकार में सब वही विषय रहा। 2.5 साल के बाद में शिंदे साहब का गवर्नमेंट आया, फडणवीस साहब होम मिनिस्टर बने, तब इस मामले में हम ये अभी तुरंत मामला नहीं आया है। सितंबर 2023 को हमने पीआईएल फाइल किया है। रशीद खान पठान ने, सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उन्होंने, वो पीआईएल में जब जो मुद्दे उठाए थे यही थे कि एफआईआर रजिस्टर करके एक्शन ली जाए। तो उसमें जब सरकार ने उसको वेरीफाई किया, सरकार को लगा कि यस इसमें यह है दम है, तो महाराज शिंदे साहब की गवर्नमेंट ने इसमें एसआईटी का शिफ्ट किया दिसंबर 2023 को। उसके बाद में 12 जनवरी 2024 को एक रिटर्न कंप्लेंट दी गई जिसमें आदित्य ठाकरे एंड अदर, सूरज पांचोली एंड अदर, सबके खिलाफ में गैंगरेप और मर्डर का एफआईआर रजिस्टर करने की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट थी। सारे जो उस समय अवेलेबल एविडेंस थे वो दे दी गए, अभी तो एक्स्ट्रा आ गए। तो ये देने के बाद फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन इसकी जो चर्चा हो रही थी वो पूरे हमारे वीडियो इंटरव्यू देखकर दिशा सालियान के पिताजी को समझ में आया कि मुझे बेवकूफ बनाया गया, मुझे गुमराह किया गया, मुझे झूठ बोला गया, मुझे दबाव में रखा गया। ये जो बता रहे ये बात सही है और इसके सपोर्ट में मेरे पास में एविडेंसेस है। फिर वो हमारे पास आए, फिर उन्होंने अपना ये बताया कि इसमें भी डिटेल मुझे ये चाहिए न्याय। फिर उनकी पिटिशन ड्राफ्ट हुई और वो फाइल हुई। तो इसमें ऐसा कोई डिले वाला विषय नहीं, ये रीजन ये है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने 50 बार गाइडलाइन दे दिया है कि जब रेप है, मर्डर है, ऐसे जो केसेस है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, उसमें कंप्लेंट देने के बाद में तुरंत एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो कंसर्न पुलिस अधिकारी जो है उनको आईपीसी 166A में जो भी है 1 साल 2 साल सजा उनको है उसमें। तो यहाँ पर 1 साल से इन्होंने एफआईआर नहीं किया है, तो ये बहुत ऐसा सीरियस मामला है। तो इस पर भी एसआईटी के अधिकारी पे एक्शन ली जाए। 2022 से एसआईटी चल रही है, आपकी पिटीशन भी 2023 से पेंडिंग है बॉम्बे हाईकोर्ट में। इस मामले में इंटरव्यूअर बनकर आदित्य ठाकरे ने भी ये कहा कि जांच तेजी से की जाए, खुद भी वो इंटरव्यू नहीं, ये गलत एप्लीकेशन की तरफ से आई थी। उन्होंने कहा था मुझे भी सुनो, हाँ, तेजी से की जाए उनका नहीं कहना था। जो भी चीजें साफ की जाए उन्होंने कहा था, कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन दी थी अपनी तरफ से। उन्होंने कहा कि मुझे भी इसमें सुनो, बस इतना ही कहा उन्होंने।
और वो जो एफिडेविट दिया, ये तो बात है कि मीडिया में पूरी आधी बातें बताई गई। उसके बाद में वो जो एफिडेविट आदित्य ठाकरे ने दिया, वो एफिडेविट झूठा था। उसमें जो चीजें उन्होंने लिखी थी कि मुझे सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है दिशा सालियान के मर्डर केस में, और हमने सीबीआई का खुद का प्रेस नोट उसमें लगाया कि सीबीआई ने कहा हमने ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं, उनको क्लीन चिट दी नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। तो यस, और दो चार चीजें थी उसके बारे में हमने झूठा एफिडेविट देने के मामले में आदित्य ठाकरे और उनके वकील, इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए परजुरी और कंटेम्प्ट में हमने 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाया, वो भी ऑन बोर्ड है। इसकी न्यूज आप लोगों ने, मतलब जो भी थे तथाकथित खुद को फेयर मीडिया बताने वाले, उन लोगों ने बताया नहीं। तो अभी मैं लोगों के पास में आधी जानकारी है कि नहीं, आदित्य ने खुद बोला था, ऐसा नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड ये चीजें। मेन तो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे थे, उस समय के गृह मंत्री थे जो बाद में खुद जेल में चले गए, अनिल देशमुख। उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि वो चीजें थोड़ा सा ये है कि उसके लिए आपको अलग से एपिसोड बनाना पड़ेगा, लेकिन उनका भी इसमें रोल था। वो भी चाहते थे कि हाँ ठीक है, अपना आदमी के ऊपर कार्रवाई ना हो, तो वो भी प्रूफ्स है। उसके अलावा अभी आता हूं मैं पुलिस पे, जो इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, जब डेथ होता है तो ये रजिस्टर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, एडीआर 174 सीआरपीसी। उसका रूल है 176 सब सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी में, जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो खुद इंक्वायरी करता है उसकी। पीड़िता के पिताजी को, पेरेंट्स को सामने रखकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। इनको तो कभी बुलाया ही नहीं, और सीन रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया। 14वें माले से वो कह रहे गिर रही है, तो गिरना चाहिए ऐसी बिल्डिंग के यहां पर। तो बिल्डिंग के आगे 15 फीट का वॉल कंपाउंड, उसके आगे 10 फीट जाके गिर रही है, तो ये 25 फीट बॉडी कैसी गई। तीसरी चीज, बॉडी पर एक भी ब्लड का डॉट नहीं था। फिर जो लोगों ने कहा कि वो खून से लथपथ हम लेकर गए हॉस्पिटल में, उनके किसी के कपड़ों पे एक भी ब्लड का डॉट नहीं था। इसके आई विटनेस खुद उसके पिता, बाद में जो जगह उनको दिखा रहे थे दूसरे दिन उनको, तो वह जगह पर भी एक भी ब्लड का डॉट नहीं है। तो ये सब इन्होंने पूरा झूठा स्टोरी क्रिएट किया। आगे का शॉकिंग बताता हूं। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया, उसमें लिखा कि जो नॉर्मल होता है, ऊपर 14वें माले से गिरता है तो सर फूट जाता है, हड्डियां टूट जाती है, बोन फ्रैक्चर होता है। तो उन्होंने लिखा कि मल्टीपल इंजुरी, हेड इंजुरी और बताता हूं। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया, उसमें लिखा कि जो नॉर्मल होता है, ऊपर 14वें माले से गिरता है तो सर फूट जाता है, हड्डियां टूट जाती है, बोन फ्रैक्चर होता है। तो उन्होंने लिखा कि मल्टीपल इंजुरी, हेड इंजुरी और थिंग्स। तो जब ये सारी चीजें पोस्टमार्टम में लिखी, इस चीज को झूठ साबित करने वाली चीज है। उसकी जब डेड बॉडी इनके पिताजी ने ली, पहले तो इनको देखने नहीं दिए थे, फिर ये डेड बॉडी उनके पिताजी ने ली, तो उन्होंने पाया इसके बॉडी पर तो कोई इंजुरी है ही नहीं। तो 14वें माले से गिर रहे, खरोच नहीं। फिर बोले ये ब्लड की स्टोरी कहां से आ गई, फिर बोले ये हड्डी टूटने की झूठी स्टोरी कहां से आ गई। और उसका फोटो मैंने आपको भेज दिया है कि वो जो जब उसका अंतिम संस्कार हो रहा है, पूरी बॉडी इंटैक्ट है। हमारे पास में 17 से 20 आई विटनेसेस है। सर, अभी आपने जो पिटीशन फाइल की है, इसका स्टेटस क्या है? हियरिंग के लिए पिटीशन कब लगी हुई है, या किस तरह के प्रोसीजर इसमें होने बाकी है? पिटीशन अभी फाइलिंग को गई है, अभी उसका हाईकोर्ट रजिस्ट्री से सब ऑब्जेक्शन वगैरह रिमूव होकर उसको नंबर मिलता है। उसके बाद में नंबर मिलेगा तो हम मेंशन करके फिर कोर्ट डेट देगा, उस दिन हियरिंग होगी। तो इसमें जो पहले की पिटीशन है और इस पिटीशन में क्या फर्क है? बेसिकली जो आपने पहले पिटीशन फाइल की हुई है उसमें और इसमें क्या फर्क है? पहले की पिटीशन एक पीआईएल है, जनहित याचिका है, ऑन बिहाफ ऑफ ए पब्लिक स्पिरिटेड लिटिगेंट। रशीद खान पठान साहब है, प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के। लेकिन ये पिटीशन है कि विक्टिम के पिता का पिटीशन है, तो इसको नेचुरली ज्यादा वेटेज होता है। और इसमें तो अभी मतलब लॉजिकली किसी को नहीं बोलने का और एक पिता को न्याय के लिए मना करने का कोई रीजन ही नहीं। इनके पिता जो हैं, इन्होंने आपसे संपर्क किया पिटीशन फिर से फाइल करने के लिए, उन्होंने कहा, तो उनके पिता पे पहले क्या दबाव था? उनके मन में पहले ऐसा क्या था कि उनको नहीं लगा कि पिटीशन फाइल करनी चाहिए? अब क्यों आए आपके पास? एक बार वो स्पष्ट करिए थोड़ा फिर से एक बार। उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा है
कि रोहन राय उनके घर में रहता था, ये होने के बाद घटना। रोहन राय भी वन ऑफ द को कॉन्स्पिरेटर है केस में, क्योंकि वो था वहां पर जब उसका डेथ हुआ। और रोहन राय इनके संपर्क में था आदित्य ठाकरे एंड कंपनी के आरोपी गैंग के। तो इन लोगों ने इनको एक्चुअली साइकोलॉजिकल वर्चुअल कस्टडी में रखा था, ये उन्होंने एफिडेविट में लिखा है। तो उसमें ये लोग इनके सामने स्टोरी कर, उसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व है। देखो, आपके बेटी का सुसाइड ही है, अभी ये ज्यादा मामला उठेगा तो आपके लड़की की बदनामी होगी, और जो लोग बदनामी कर रहे हैं अपने को उनको रोकना है। तो आप एक काम करो, किशोरी पेडनेकर गई, जहां मिलने गई, फिर उनके लोग आए, हम एक कंप्लेंट बना के लाते हैं, आप सिर्फ साइन कर देना, हम निपटा देंगे इनको, जो ये आपके लड़की की बदनामी कर रहे हैं। तो उन्होंने बनवा के लाया, इनसे साइन ले लिया, और साइन किसके खिलाफ ले लिया? नारायण राणे, नीतीश राणे। और तुरंत जाकर एफआईआर भी रजिस्टर हो जाता है, इनको नोटिस भी चली जाती है, दूसरे दिन नीतीश राणे, नारायण राणे हाजिर हो, और बस उनको, और एक ही चीज पूछते, तुम्हारे पास में प्रूफ क्या? मतलब इनको सिर्फ प्रूफ चाहिए, कि उनको ये चेक करना है कि हमने जो प्रूफ डिस्ट्रॉय करे उसमें से इनके पास क्या बचा है। तो ऐसे माहौल में वो थे। लेकिन उसके माहौल में रहने के बाद में फिर बाद में समय बीतता गया, रोहन राय फिर चला गया दूसरे घर पे, उसका शादी हो गया। अभी आरोपी को लगा कि सब ये रिलैक्स हो गया, लेकिन उसके पिताजी ने बाद में जब ये हमारे इंटरव्यू वगैरह देखे, तो वो इंटरव्यू में उनके समझ में आया कि नहीं, ये जो लोग बात कह रहे हैं वो बात सही है, बहुत बड़ा फाउल प्ले है, और ये जो कह रहे हैं उसके सपोर्टिव एविडेंस मेरे पास है, और मैं खुद आई विटनेस हूँ। तब वो हमारे पास अप्रोच हुए और उन्होंने कहा कि साहब अपने को ये करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर इसलिए हमने फिर पिटीशन ड्राफ्ट किया। दिशा सालियान के केस में आदित्य ठाकरे का नाम आने के बाद बयानबाजी शुरू हो गई है। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि मैं तो कहूंगी कि जब से उनकी हत्या हुई थी तभी से सभी की मांग थी, उस समय उनकी सरकार थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, लोगों को बचाया गया, कुछ तो ऐसा हुआ था जिसे सरकार छिपा रही थी, जांच होनी चाहिए। तो वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये उनकी गंदी राजनीति का प्रतीक है, वह महाराष्ट्र के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वह विपक्ष के खिलाफ इस तरह के घृणित काम करेंगे तो उन्हें राजनीतिक लाभ मिलेगा। देखिए, जब से उनका मर्डर हुआ था, मैं तो कहूँगी तब से ये सभी की डिमांड थी और आम जनता की भी थी कि ऐसे एक यंग लड़की चली जाए और उसके ऊपर बिल्कुल बंद कर दिया जाए केस। उस समय उनकी सरकार थी, इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, बचाया गया लोगों को। मैं ये नहीं कहूँगी XYZ कौन था उसमें इन्वॉल्व, क्योंकि वो कोर्ट का है, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जिसको छुपा रही थी सरकार, और उसका इन्वेस्टिगेशन, और जो साफ होते हैं उनमें CBI इंक्वायरी में भी साफ निकल के आएंगे। उनको चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन होने दें ताकि उनके ऊपर जो भी लगा दाग जो है वो साफ हो। देखिए, जो संजय राउत जी करते हैं वो सब साफ पॉलिटिक्स होती है, बाकी जितनी पॉलिटिक्स होती है उनकी नज़रिए से वो डर्टी होती है। संजय राउत जी ये देखें कि बहुत सारे व्यक्ति गलत नहीं हो सकते, एक व्यक्ति गलत हो सकता है। वो खुद, मुझे लगता है, अपने अंदर झांकना चाहिए, किस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। उनके अगेंस्ट तो इतनी सारी कंप्लेंट्स थी, NCW में मैं जब थी तब भी उनके अगेंस्ट बहुत कंप्लेंट थी। हम उस समय, उनकी सरकार थी, उनको सरकार बचाती रही, मैं कितनी बार लिखा, पुलिस उनके कुछ नहीं किया। मेरे सामने कई लोग आए जिन्होंने उनके अगेंस्ट कंप्लेन की, तो वो उनको एक बार अपने अंदर झांक लेना चाहिए कि क्या क्या है उनके अंदर भरा हुआ जो साफ है या गलत है। मैं ये कहूंगी कि जिस तरीके से कल साकेत गोखले जी ने अपना भाषण दिया और जिससे होम मिनिस्टर को इतना, मैं कहूंगी कि नाराज हुए, उनको एक दिन लगेगा रिकवरी में, तो इसलिए बार बार हाउस एडजर्न हो रहा है। इतना शर्मनाक है कि आज कोई मुद्दा ही नहीं था, हम सब यहाँ पर बात करने आए थे, आज सबकी बात करने का था, गृह मंत्री के जवाब सुनने का टाइम था, आते ही हाउस एडजर्न कर दिया गया सरकार की तरफ से। तो क्या दर्शाता है, और दोनों सदनों में हंगामा कर उन्होंने किया, किसी आड़ को लेकर किया है, ये गलत बात है। आप इनकी घिनौनी राजनीति का प्रतीक है जो आज महाराष्ट्र में चल रहा है। इनकी इतनी गिरी हुई सोच की वजह से आज महाराष्ट्र सफर कर रहा है। ये महाराष्ट्र के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इनको लगता है कि विपक्ष के नेताओं पे इस तरीके का घिनौने हरकत करेंगे तो इनको किसी तरीके का राजनीतिक फायदा होगा। शर्मनाक, बेहद ही गंदा, और जो काम चल रहा है वो दिखाता है कि कितनी निम्न प्रवृत्ति के लोग हैं ये लोग। मुंबई में दिशा सालियान के बाद राजनीतिक बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है।
महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिशा सालियान के पिता ने आदित्य ठाकरे का नाम लिया है। कोर्ट निर्देश देगा और उसके आधार पर जांच की जाएगी। ये मामला महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान हुआ। कैसे इसे कवर किया गया, कैसे सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई, कैसे डॉक्टरों पर दबाव बनाया गया। उनके पिता ने आरोप लगाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी गई है। कोर्ट में सच्चाई सामने आएगी और जो भी इसके लिए दोषी होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। है कि दिशा सालियान के ऊपर सामूहिक बलात्कार करके उसका खून हुआ है और उसके अंदर उसने आदित्य ठाकरे, सूरज पंचुले, डिनो मोरिया का नाम दिशा सालियान के पिताजी ने कर लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोर्ट सही डिसीजन लेगा, सो कोर्ट डायरेक्शंस देगा, उसके हिसाब से अभी इंक्वायरी होगी। उसके ऊपर ही हमारे एमएलए अमित साटम जी ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस में वो इशू उठाया, पूरा हिस्ट्री बताया किस तरीके से दिशा सालियान के बारे में जो हुआ है। महाविकास आघाड़ी के गवर्नमेंट के वक्त ये केस हुई थी, किस तरह से कवर अप किया गया, किस तरह से सीसीटीवी फुटेज गायब किए गए, किस तरीके से डॉक्टरों के ऊपर दबाव लाया गया। अभी उसके खुद के पिताजी ने 230 पेजेस का वो पिटीशन है, उसमें आप पढ़िए, उधर खुद ने उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का आरोप किया है कि मेरे बेटी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया था कि मेरे बेटी को का सर फूट गया था, फेस के ऊपर इंजरीज है, पर कल उसका जो फोटो उनका आया था उसके ऊपर किधर भी इंजरीज नहीं है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ भी छेड़छाड़ का आरोप नीतीश राणे ने नहीं किया, उसके खुद के पिताजी ने किया है। तो अभी जो दूध का दूध पानी का पानी अभी कोर्ट में होने वाला है और जो कोई भी इसके गुनहगार है उनको जरूर पनिशमेंट मिलेगा। देखो, एक बाप ने अपनी लड़की की जो मौत हुई है और उसको आत्महत्या करके जो बताया है, उसके बारे में कोर्ट में वो गया है। उन्होंने अपने जो मामला दाखिल किया है उसमें बोला है कि मेरे पे प्रेशर था, बहुत से जो एविडेंस थे वो छुपाए हैं। उन्होंने नाम लिया है, एकता कपूर, वो कौन, बिनू मोरिया, ऐसे बहुत से, आदित्य पांचोली, ऐसे लोगों को नाम लिया है कि इन लोगों के फ़ोन रिकॉर्ड, जो क्या फ़ोन रिकॉर्ड चेक करो, वो कहाँ थे, जो रिपोर्ट है वो चेक करो, उसमें क्या लिखा है, किसी तरह का से माल प्रैक्टिसेस किया है, उनमें वो रिपोर्ट में है, वो याचिका में है। तो उन्होंने जो डिमांड किया है हाईकोर्ट में, अभी देखेंगे क्या, लेकिन मुझे एक लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन उसके फादर ने डिमांड किया है कि आदित्य ठाकरे के अगेंस्ट सीबीआई प्रोब हो, एफआईआर हो। हाँ, उनकी मांग है ना अपनी। देखो, उसकी लड़की की मौत हुई है तो उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहा है, वो न्याय मांग रहा है। वो खुद बोल रहे हैं, उन्होंने नाम लिए है किन किन लोगों ने उनके ऊपर प्रेशर किया, उन्होंने नाम लिए है, ऐसा फेक आरोप नहीं किया है। और जो दिनू मोरिया, एकता कपूर वगैरह, उनके कॉल रिकॉर्ड चेक करो, आदित्य पंचोली, ये देखो दुनिया के सामने इसके पीछे क्या साजिश है, वो किस टाइप के लोग हैं, दिनू मोरिया, एकता कपूर और जो सब मित्र मंडल जो आदित्य ठाकरे का नाइट लाइफ वाला, वो क्या है सबको मालूम है। कि यही लोगों का नाम क्यों लिया, ये क्या साजिश है, इसकी इंक्वायरी तो होना चाहिए। संजय राउत तो कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से कॉन्स्पिरेसी है, इतने देखो, साल बाद उनके फादर आ रहे हैं, ये औरंगजेब का इशू था, उसको डाइवर्ट करने के लिए पहले औरंगजेब का, कहाँ औरंगजेब का इशू है, कहाँ ये है, औरंगजेब के इशू में बांग्लादेश का कनेक्शन सामने आ रहा है। धनंजय मुंडे को आपने रिजाइन देने को लगाया, धनंजय मुंडे आरोपी थे क्या? नहीं थे, उनके ऊपर आरोप हो गया। अभी आदित्य ठाकरे को भी ऊपर भी आरोप हो रहा है। अभी आप लोग क्या करेंगे, इसका को भी सवाल उठता है। और मुझे ये कहना है, आपने अगर किया नहीं है तो आप डरते क्यों है? मुझे तो लगता है अगर ये साजिश है तो संजय राउत, आदित्य ठाकरे ने आगे आके कहना चाहिए कि हम तो इसमें निर्दोष है, आप इंक्वायरी करो, जो कुछ होएगा हम लोग देखेंगे, हम इसमें नहीं है। आगे आके कहना चाहिए, क्यों नहीं कह रहा है? देखो संजय राउत, अभी संजय राउत क्या करेंगे? वो बोलेंगे आदित्य ठाकरे दोषी है। संजय राउत को भी मालूम है ये क्या है। देखो संजय जी राउत, जब ये आदित्य ठाकरे का जो फ्रेंड सर्कल है नाइट लाइफ वाला, जो पार्टी के हर एक एक्टिविटीज में रहते था,
तब संजय राउत तभी भी अपोज करते थे कि ये लोग पार्टी में नहीं रहना चाहिए, पार्टी के कुछ भी एक्टिविटीज में नहीं रहना चाहिए, ये संजय राउत तभी भी अपोज करते थे। ये सच्चाई है, संजय राउत को पूछो ये सच है कि नहीं। लेकिन अभी तो आदित्य ठाकरे के खिलाफ नहीं बोल सकते, वो पार्टी के नेता है उनके, लेकिन तभी संजय राउत ये सब चांडाल चौकड़ी को अपोज करते थे। मैं आज भी आपको बताता हूँ। वो कह रहे हैं आप लोग डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप लोग हवा का रुख बदल रहे हैं, खबरों का रुख ये बदल देखो रहे हैं, हम लोग जानबूझ के ये सब देखो किया जा रहा है, ये सब conspiracy है। हवा का हमारी उसमें क्या है, हमारी पॉलिटिक्स क्या है, हमारा उससे क्या लेना देना है। अगर हमको तभी करने का था ऐसा माल प्रैक्टिसेस तब इलेक्शन के टाइम करते थे ना। अभी तो क्या 5 साल इलेक्शन भी नहीं है, 4 साल, अभी क्यों करेंगे, तभी हम लोग करते थे ना। अभी बीजेपी पे नाम ले रहा है, जब सत्ते पे थे आदित्य ठाकरे मिनिस्टर थे, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तभी करते थे। जब इलेक्शन आया तभी करते थे, अभी क्यों करेंगे, अभी कौन सा इलेक्शन है। देखो सिर्फ आदित्य ठाकरे को बचाने की कोशिश चल रहा है। मुझे यही कहना है, आदित्य ठाकरे ने आगे आके कहना चाहिए मैं उसमें निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, आप बिंदास इंक्वायरी करो, मैं इंक्वायरी के लिए तैयार हूँ, ये आदित्य ठाकरे ने कहना चाहिए। महाराष्ट्र में दिशा सालियान को न्याय दिलाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए। महाराष्ट्र विधान भवन परिसर में प्रदर्शन किया और रोष जताया गया। दिशा सालियान मामले में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने लगा रहे बड़े आरोपों पर सफाई देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कोई मर्डर केस नहीं है, मैंने जो पुलिस की जांच देखी है उसमें सिर्फ ये एक दुर्घटना थी, हत्या नहीं। उसके पिता ने घटना के 5 साल बाद याचिका दायर की है। पूरा राज्य इस याचिका के पीछे राजनीति जानता है। They've tried to, a lot of people have tried to defame me for the last 5 years. If it's in court, we will speak in court. But we have exposed the government in this one session itself. If you see, in the past one session, we have exposed the government on the budget and the false promises it made to the people of Maharashtra. We have exposed the BJP's fake Hindutva. We have exposed the way they tried to use Aurangzeb to cover up all other issues. And yesterday, I'm very thankful to the RSS to bring back sense to the BJP. देखिए, मर्डर केस की बात जो है, आप जो सब इस्तेमाल गलत कर रहे हो। मैंने जो पुलिस की जांच मैंने देखी है वो एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट है, मर्डर केस नहीं है। ये आप बोल रहे हो, आपके माध्यम से ये बुलवाया जा रहा है। 5 साल के बाद उसके पिताजी ने ये एक पिटीशन दायर किया है। ये पिटीशन के पीछे क्या राजनीति है ये पूरे राज्य को मालूम है। 5 साल, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, 5 साल में बार बार इस बारे में प्रश्न चिन्ह उठाने की कोशिश की। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि उस मामले में जांच पूरी हो गई और जांच में बहुत से तथ्य जो सामने आए हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड है। 5 साल के बाद अब एक राजनीति हो रही है, इसलिए राजनीति औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चलाया पाए और उनके ऊपर उलट गया औरंगजेब। जो कब्र से निकालने की कोशिश की औरंगजेब को, वो उनके ही उधर बैठ गया कंधे पर। अब उसके छुटकारा पाने के लिए ये दिशा सालियान वाला विषय को ये लोग तूल दे रहे हैं। ये राजनीति है, लेकिन एक गंदी राजनीति, ये हरकतें महाराष्ट्र में जो हो रही है उससे हमारा राज्य बदनाम हो रहा है। एक युवा नेता जो अच्छा काम कर रहा है उसको बदनाम करने की एक कोशिश है, हमारे पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश है। औरंगजेब नहीं चला तो ये चलाओ, ये नहीं चला तो ये चलाओ। ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहे हैं? ऐसे अगर आप कब्र खोदते जाएंगे तो ऐसी देश में बहुत से कब्र है, जस्टिस लोहिया से लेकर सोहराबुद्दीन तक। महाराष्ट्र में तो गांव गांव में ऐसी कब्र और राजनेताओं की और बीजेपी के लोगों की, और हमारे कोंकण एरिया में हम भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम बात नहीं करते। दिशा सालियान को न्याय दिलाने के लिए अब राजनीतिक नेता भी पीछे नहीं हट रहे हैं और जल्द से जल्द इस मामले की खुलासे के लिए मांग कर रहे हैं। लेकिन दिशा सालियान के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत को भी इंसाफ मिल पाएगा या फिर से ये दोनों केस चार्जशीट की फाइल में दबकर रह जाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पर्ल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।